तो एग्जांपल नंबर 13 देखो, ठीक है। फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, एन सी आर का फॉर्मूला क्या होता है, एन का फैक्टोरियल नीचे एन का फैक्टर एन माइनस आर का फैक्टोरियल। सॉरी, आर का फैक्टोरियल, आर का फैक्टोरियल इन ब्रैकेट एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, फॉर्मूला बिल्कुल पक्का रखना। ओके, एन सी आर का। चलो, अब एग्जाम्पल 13 देखो। एग्जाम्पल 13 में तुम्हें दिया हुआ है कि इसका एक्सपेंशन करेंगे, नहीं ये वाला नहीं, 14 वाला ना। हाँ, इजी है। कह रहा है प्रूव दैट कोफिशिएंट ऑफ एक्स एन इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अगर इसको एक्सपेंड करें तो एक्स एन का कोफिशिएंट, तो पहले इसका कोफिशिएंट बना लो, क्या आएगा, एक्स एन है ना, नीचे एन आएगा, ऊपर मेन पावर टू एन आएगा, इक्वल है ट्वाइस द कोफिशिएंट ऑफ, ट्वाइस मतलब मल्टीप्लाई बाई टू, ट्वाइस द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एन की बात हो रही है, सी के नीचे एन लिख दो, लेकिन किसका, इसके एक्सपेंशन में। तो इसकी मेन पावर क्या है, टू एन माइनस वन, यानी टू एन माइनस वन पावर आ जाएगी इसकी। ये दोनों आपस में इक्वेट है, दोनों के कोफिशिएंट आपस में इक्वेट है, बराबर है। बस अब इसको टू एन सी एन मतलब टू एन सी एन का ओपन करोगे तो क्या निकलेगा, क्या था, टू एन और नीचे था एन, बराबर ना। अब इसको ओपन करोगे, ये कौन रोल प्ले कर रहा है, एन का रोल प्ले कर रहा है, मतलब टू एन का फैक्टोरियल। वो बहुत कभी कभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में इरिटेशन होती है। ये तो हो गया टू एन का फैक्टोरियल, मतलब एन का फैक्टोरियल एक तरीके से, ठीक है। और नीचे देखो क्या आता है, आर का फैक्टोरियल, आर के रोल में कौन है, एन है, तो एन का फैक्टोरियल इन ब्रैकेट एन माइनस आर का फैक्टोरियल, एन में कौन है, टू एन है, एन में टू एन है ना, एन मतलब ऊपर वाला, टू एन माइनस आर में कौन है, आर में बैठा हुआ एन, एन इन ब्रैकेट का फैक्टोरियल, यानी ये हो जाएगा टू एन का फैक्टोरियल, टू एन माइनस एन मतलब ओनली एन, अगेन एन का फैक्टोरियल, तो एन का फैक्टोरियल एन का फैक्टोरियल। ये तो हो गया पहले वाले टर्म का, हमने ओपन कर दिया, तो ये पहले वाले टर्म का आ गया कॉफिशिएंट, ओपन कर दिया। अब सेकेंड टर्म का देखो, सी नीचे, ये क्या एक्स एन का एक्सपेंशन है, सेकेंड जो है ना, नीचे तो एन आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा टू एन माइनस वन। अब टू एन माइनस वन क्या है, ये एन का रोल प्ले कर रहा है ना, इसको फॉर्मूला ओपन करेंगे, मतलब टू एन माइनस वन इन ब्रैकेट का फैक्टोरियल अपॉन नीचे आर का फैक्टोरियल, आर में कौन है, एन है, एन का फैक्टोरियल इन ब्रैकेट एन माइनस आर का फैक्टोरियल, एन में कौन है, टू एन माइनस वन, टू एन माइनस वन, आर में कौन है, एन है, तो माइनस एन का फैक्टोरियल। तो टू एन माइनस वन माइनस एन मतलब एन माइनस, टू एन में से एक एन गया, बचा एक एन, एन माइनस वन का फैक्टोरियल और एन का फैक्टोरियल, ये नीचे बचा, ये देखो, ठीक है। और ट्वाइस करना है, भूलना मत, क्या करना है, ट्वाइस करना है। ये यहाँ से ये इक्वेट है, ये इक्वेशन है, ये देखो, ये ऐसे है, ये ट्वाइस कर दिया, ठीक है। सर ये वाला क्या, देखो ये अब यही ना, बुक में ना इन लोग ऑथर है ना बराबर लिखते नहीं, ये इक्वल नहीं, ये एरो है, मतलब इसका एक्सपेंशन ये है, कुछ भी मतलब कर दिया है बच्चों को, समझे ना समझे स्टेप्स, समझिए ना, मतलब ये जो आया है, ये जो आया है, ये इसका ही सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है ना। और ये किसके इक्वेट था, ट्वाइस ऑफ सेकेंड वाले एक्सपेंशन के इक्वेट था। तो अब ये कैसे ओपन हुआ, देखो ये, भाई हम लोग फैक्टोरियल कैसे ओपन करते हैं, अगर जैसे फाइव का फैक्टोरियल है तो कैसे होगा, फाइव मल्टीप्लाई फोर का फैक्टोरियल, ऐसे करते थे ना, आगे करना और आगे कर देते हैं हम लोग, ये सब मालूम होना चाहिए। तो टू एन मल्टीप्लाई, एक पीछे वाला जाएंगे हम, पीछे वाले का फैक्टोरियल, टू एन माइनस वन का फैक्टोरियल, ऐसे एक पीछे ले जाते ना। तो हमारी मर्जी थी कहाँ तक हमें ओपन करना है, तो हमने यहीं तक ओपन किया। क्यों यहीं तक ओपन किया, नीचे एन का फैक्टोरियल, अगेन एन का फैक्टोरियल है, तो एक बार एन का फैक्टर वैसे रखो, लेकिन दूसरे वाले एन में क्या किया, एक एन को बाहर निकाला
दूसरे वाले में एक -1 करके ऐसे करके फैक्टोरियल ले लिया। क्यों लिया है? सिंप्लीफिकेशन करने में ईजी हो, है ना। अब यहाँ पे देखो एन तो कट गया ना, क्या है भाई, अच्छा चलो, ये एन कट रहा है, ठीक है। तो ये एक ईजी पड़ जाएगा ना। फिर 2n-1 को भी ओपन करोगे तो एक और -1 ओपन होगा, तो आगे चल के सिंप्लीफाई करने में ईजी रहेगा। क्योंकि अगर हम ये वाला पकड़ें, यहाँ से पकड़ें, तो ये देखो n-1 तो ऐसे ही कट रहा है, 2n-1 भी कट गया, n भी एक कट रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें रिड्यूस हो रही हैं, ठीक है ना। तो बचेगा क्या फाइनली, क्या बच रहा है, 2 देखो क्या क्या कट गया, मैं बता रहा हूँ। इक्वेशन लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे 2n है, ये 2n-1 का फैक्टोरियल ऐसे ही छोड़ दिया था हमने, यहाँ n का फैक्टोरियल एक रखा था हम लोग ने, और एक n को दूसरे वाला n का फैक्टोरियल में एक n को बाहर निकाल कर n-1 का फैक्टोरियल लेके चल रहे थे, इज इक्वल टू 2 n-1 का फैक्टोरियल वैसे ही लेके चले, अपॉन n का फैक्टोरियल वैसे ही लेके चले, n-1 का फैक्टोरियल ये है, ठीक है। अब देखो चीज़ें हम लोग रिड्यूस करेंगे। ओके देखो n का फैक्टोरियल गया, ठीक है, इक्वेट है ना। ये n से ये n भी जा रहा है, बराबर, ये 2 से ये 2 भी जा रहा है, टू n, और 2 से 2 गया, और नीचे वाले n से एक n गया, मल्टीप्लाई वाले सारे चले जाएंगे, ठीक है। और n-1 का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल ऊपर है 2n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है। क्या क्या चीज़ रिड्यूस हो रही है और चेक कर लो ठीक से, एक n से एक n गया, ठीक है। n का फैक्टोरियल नीचे एक बच रहा है क्या, n का फैक्टोरियल इधर ही बच रहा है, तो n का फैक्टोरियल भी गया, एक n से ऊपर वाला n जा रहा है, 2n-1 का फैक्टोरियल ये भी गया, n-1 का फैक्टोरियल भी गया, 2 इंटू ये है, चेक कर लो ठीक से गलती ना होने पाए, 2n, ठीक है। तो आंसर क्या आ रहा है, क्या मांगा गया था, प्रूफ करना है, हाँ अच्छा, प्रूफ करना है इक्वेट, हाँ तो ठीक है ना, प्रूफ करना है ना, वैल्यू नहीं निकालनी है। तो इक्वल हो तो गया, रिड्यूस करो, आंसर से पूरा रिड्यूस हुआ जा रहा है ना, बस इक्वेट हो गया, वो क्या दिक्कत है आपको, वो इक्वेट हो गया, सब कुछ रिड्यूस हो रहा है। मुझे लगा वैल्यू निकालनी है, इसलिए रुकना पड़ गया, ठीक है। तो इक्वेट हो गया, कुल मिलाकर बात ये थी। तो इक्वेशन ही मतलब प्रूव करना था कि इक्वल है आपस में, तो इक्वल है आपस में, पूरा इक्वल ही हो रहा है, ये पूरा रिड्यूस करके देख लिया मैंने, सब इक्वल ही हो रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड ए इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, क्या लिखा है भाई सब पूरा ओवर, एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, फाइंड ए इफ द कोफिशिएंट ऑफ दिस एंड दिस आर इक्वल, ठीक है ना। तो इसका कोफिशिएंट का एक बना देना, अब बनाना तो मालूम पड़ गया, सी के नीचे 2 डाल लोगे, और इसका एक्सपेंशन है ना, तो पावर ऊपर 9 डाल दोगे, बराबर है सी के नीचे, यहाँ x3 है ना, सी के नीचे 3 डाल देंगे, ये पावर 9, ऐसे ही तो हो रहा है, यही कह रहा है आपस में क्या है, इफ फाइंड ए द कॉफी, ये दोनों आपस में इक्वल है बोल रहा है, ये दोनों आपस में क्या है, फाइंड ए इफ द कोफिशिएंट ऑफ दिस एंड दिस इन द एक्सपेंशन आर इक्वल, ठीक है। तो कोफिशिएंट, अब लेकिन हमें
ठीक है, कोफिशिएंट इक्वल है तो यहाँ पर अगर आप सी को ही लेके चलोगे, क्योंकि ए भी तो आ रहा है ना यहाँ पर, ए क्या है अपने आप में एक कांस्टेंट वैल्यू है। ए क्या है अपने आप में कांस्टेंट वैल्यू, और तुम्हें ए निकालना है। अगर तुम सिर्फ सी से इक्वेट दिखाओगे तो ये जो सी से, जैसे अभी मैंने कहा सी से इक्वेट आपने दिखाया 2 ये बराबर है इसके, तो यहाँ पे तो कॉफिशिएंट आपस में इक्वल तो दिखा दोगे, लेकिन यहाँ पे अननोन वैल्यू कुछ भी नहीं हो रही, वेरिएबल कहाँ आ रहा है इसमें, यहाँ वेरिएबल नहीं आ रहा ना। तो क्या करना पड़ेगा, वो वाला पूरा पूरा टर्म आपको दिखाना पड़ेगा। फाइंड ए द कॉफिशिएंट ऑफ दिस, क्योंकि ए भी तो अपने आप में कॉफिशिएंट का रोल प्ले करेगा। मेरी बात समझना, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर 3 + x होता तब बात अलग थी, तब आपने क्या कर दिया, ऊपर 9 नीचे 2 और ऊपर 9 नीचे 3, मतलब इसके ऊपर स्क्वायर इसका 3 का, ये आपने इक्वेट दिखा दिया। लेकिन अगर यहाँ पर ए भी आ गया, मतलब यहाँ पर कोई और नंबर भी है, तो यहाँ पर सी के साथ तुम्हें छेड़खानी पूरी करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं चल पाएगा, याद रखना पड़ेगा तुम्हें ये। सुन लो, इससे पहले क्वेश्चन में देख लो आप, ओनली एक्स का हर इसमें कहीं पर भी एक्स्ट्रा कॉफिशिएंट, एक्स्ट्रा कोई कांस्टेंट नंबर है क्या यहाँ पे, नहीं है। जितने भी क्वेश्चन किए अभी तक में दिख रहा है, ये देखो एक्सपेंशन ऑफ दिस, कहीं पर भी ए दिख रहा है तुम्हें, नहीं दिख रहा है। अगर, क्योंकि ए का मतलब क्या होता है, समथिंग नंबर में वैल्यू है, कुछ कांस्टेंट वैल्यू है, वो कॉफिशिएंट में जाके ऐड हो जाएगी। कॉमन सेंस लगाओ। अगर 3 + x की पावर स्क्वायर होती, समझो, तब तो कोई दिक्कत नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर 3 + x है, तो इसका तुम ओपन करोगे तो क्या होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × 3 6 × x 6x बराबर है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, 1 ही आ रहा है ना, एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट सिर्फ 1 आ रहा है, एक्स स्क्वायर का देखेंगे तो, बराबर ना। अब देखो, अगर हमने यहाँ ऐसे किया 3 + 2x का होल स्क्वायर कर दिया, अब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट बदल जाएगा, देखना 3 का स्क्वायर 9, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी मतलब 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 2ab 2 3 6 6 2 12x। ये देखो, अब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट बदला कि नहीं बदला। यार भाई ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग बड़ा दिक्कत होती है कभी कभी। रिकॉर्डिंग चालू है कि नहीं चालू है, चालू है। ठीक है, तो अब कॉफिशिएंट बदल गया, तो ओनली एक्स होता तब कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन अगर 3 + ax है, ax है यानी ए के साथ सम ये है कुछ एक नंबर लगा हुआ, ए मतलब कोई नंबर है, कोई कांस्टेंट नंबर है, तब ओनली सी से तुम इक्वेट नहीं कर सकते हो, कि इधर का सी उधर का सी इक्वेट नहीं कर सकते हो तब तुम। ठीक है, तब तुम्हें पूरा पूरा टर्म लेना पड़ेगा। तो तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, टर्म 3 तुमने ये लिया 9c2 3 से टर्म 3 हो गया। ये कैसे आया, ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, इसमें तुम प्लीज़ हमें परेशान मत करना, ये आपको पता होना चाहिए। और ये टर्म 4 है, टर्म 3 टर्म 4 ही क्यों लिया है, देखो टर्म 3 टर्म 4 क्यों लिया है, बात समझो। एक्स क्या है, एक्स सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म में एक्स स्क्वायर मांग रहा है, सेकेंड टर्म में एक्स का स्क्वायर मांग रहा है, तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, कौन सा टर्म माना जाएगा, थर्ड टर्म माना जाएगा। देखो कैसे, देखो जैसे a + b का अगर हम क्यूब लें, बात समझना, हाँ, तो हम कैसे करेंगे, a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब, ऐसे आएगा बराबर। अब देखो सेकेंड टर्म में अगर हम स्क्वायर मांग रहे हैं, सेकेंड टर्म में स्क्वायर मांग रहे हैं, तो कौन सा टर्म आ रहा है, थर्ड टर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देखो ठीक है। क्योंकि कॉमन तुम ये सेंस लगाओ, वो छोड़ दो, तुम सेकेंड थर्ड वैसा छोड़ दो। एक्स स्क्वायर कैसे लिखोगे,
एक्स स्क्वायर का मांग रहा कॉफिशिएंट, एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट तुम कैसे लिखोगे पहले ये बताओ। 9c2 करके लिखोगे इसे, सेकेंड टर्म का सी के नीचे 2 आएगा और ऊपर मेन पावर आ जाती है, बराबर ना। हाँ ठीक है। अब ये 2 का नीचे 2 का मतलब क्या होता है, नीचे 2 का मतलब ये होता है कि जो सेकेंड टर्म है उसके ऊपर कौन सी पावर बैठाना है, 2 पावर बैठाना है। और जो फर्स्ट टर्म है, जो फर्स्ट टर्म है 3 के ऊपर कौन सा पावर बैठाना है, 9 - 2 यानी 7 बैठाना है। यही हुआ ना, ठीक है। बस तुम ऐसे सोचो, ये 9 अब छोड़ दो, T3 टर्म 3 या टर्म 4 उसे छोड़ दो। कह रहे हैं ये बराबर है, किसके बराबर है, x3 वाले एक्सपेंशन में जहाँ पे x3 आएगा, ठीक है। अब x3 मतलब ax3, तो ax3 क्या डालोगे, 9c3 डालोगे। ये नीचे 3 है मतलब ax के ऊपर पावर 3 तुम्हें देना होता है, और 9 - 3 6, पहले वाले टर्म में 6 डालना है। ये है, इक्वेट मत करो इसे, ये इसका कॉफिशिएंट इक्वेट है सिर्फ ना, इसके कॉफिशिएंट इक्वेट है। अभी इक्वेट नहीं करेंगे, अभी क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, इसमें जितने भी कॉफिशिएंट निकल रहे हैं विद ए, और इसका विद ए को मिक्स करेंगे, क्योंकि ए भी तो एक तरीके से नंबर मिक्स होगा ना, ए एक नंबर है, नंबर मिक्स होगा। अब देखो, अब इसमें से जितना भी तुम्हें इसको एक्सपैंड करोगे, इसको खोलो, इसको खोलो, जितने भी तुम्हारे मतलब ए के साथ में है वो आपस में इक्वेट करो, क्योंकि ए भी एक नंबर आपस में क्या होगा, सिंप्लीफाई होगा, है ना। जैसे 3x का स्क्वायर समझो ऐसे, तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर 3 9 9 3 27 x स्क्वायर। तो ये देखो ए यहाँ पे मिक्स हो गया, ये 3 आपस में मिक्स हुआ कि नहीं हुआ, फिर आपस सिंप्लीफाई हो रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे विद ए के साथ टर्म लो, और ये भी वाला विद ए के साथ टर्म लो, यानी ए की पावर 3 इधर बैठ जाए, इधर ए की पावर 2 बैठ जाएगी, ये आपस में इक्वेट है। अब जाके कॉफिशिएंट बना। तो बस ये कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना कि यहाँ पर अगर ए है तो 9c2 = 9c3 नहीं कर सकते हो, तुम्हें ए को भी लेना पड़ेगा। तो पूरा पूरा टर्म ओपन करो और फिर ए को भी ओपन करो, ए के ऊपर इधर पावर 2 बैठ रही है, ए के ऊपर इधर 3 पावर बैठ रही है, तो 9c3 3 की पावर 7, क्योंकि नंबर है ना, कॉफिशिएंट का मतलब क्या होता है, ऑल नंबर, ऑल कांस्टेंट वैल्यू। ये 3 भी तो है, ये तो बता नहीं भूल मिस ही हो गया, तो ये भी 3 भी तो एक नंबर है, 3 भी तो नंबर है। यहाँ पे अगर बी होता चल जाता, कोई टेंशन, इसको हम अवॉइड कर देते बी को। यहाँ पे अगर बी होता, ये अगर 3 के क्या होता, बी होता, तो यहाँ पे बी लेते ही नहीं फिर, क्योंकि बी है, कॉफिशिएंट नहीं है वो मतलब कांस्टेंट नंबर नहीं है। तब क्या लेते, सिर्फ सब इतना ही लेते, सिर्फ ये लेते, 9c2 और a2 ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर 3 भी मिक्स हो रहा है आपस में, कॉफिशिएंट फुल टू फुल कॉफिशिएंट बनाए दे रहा है। तुम सोचो ना, 3 प्लस, समझो यहाँ पे देखो, तुम ऐसे सोचो 3 + 2x का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे x का कॉफिशिएंट, एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट क्या हिसाब से निकल रहा है देखना, अगर पर्टिकुलर कॉफिशिएंट निकालना है। ये वाला देखो, 3 + 2x का क्यूब देखो तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखो 3 का क्यूब 27 प्लस 2a 3ab का स्क्वायर, 3 × 3a में कौन है, 3a, b में कौन है, 3a का स्क्वायर b, 3 का स्क्वायर b यानी 2x प्लस 3a वैसे रखना है, इंटू 3 वैसे रखो, a में 3 है ना, और b का स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 2x का क्यूब, b का क्यूब ना, प्लस 2x का क्यूब मतलब 8x क्यूब, ये हो गया। अब बात यहाँ पे समझो, कितने सारे कॉफिशिएंट देखो ऐड हो रहा है। अगर एक्स स्क्वायर का ही खाली देख लो, ये देखो कितना हो रहा है, एक्स स्क्वायर में 3, अगर एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट की बात करें, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट की बात करें, देखो कितनी सारी चीज़ें आ रही हैं। सिर्फ है ना 2 का ही नहीं बैठ रहा है, 3 × 3 भी हुआ जा रहा है, या सिर्फ 3 नहीं हो रहा है, 3a स्क्वायर भी है ना। तो 3 × 3 9, 9 4 द 36, 3 × 3 9, ये वाला 3 कौन है, ये वाला a में 3 है, तो ये भी तो नंबर बना जा रहा है ना एक तरीके से। यहाँ पे अगर y होता तो टेंशन नहीं होती, फिर 3 4 द 12 ही हो जाता, लेकिन यहाँ पहला वाला टर्म भी नंबर में, तो कॉफिशिएंट कितना बदला जा रहा है, कितना बड़ा कॉफिशिएंट हुआ जा रहा है, 3 × 3 9, 9 4 द 36 हुआ जा रहा है। तो कॉफिशिएंट के इक्वल की बात हो रही है, और यहाँ पर भी एक कांस्टेंट नंबर है, यहाँ पर भी कांस्टेंट नंबर है। तो पूरा पूरा कांस्टेंट नंबर जितना भी है विद a 9c2 3
और विद ए पूरा इक्वेट मारेंगे, ये दोनों आपस में इक्वेट मारेंगे, फिर ओपन करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, इजी है और लॉजिकल बहुत है। 17 वाला देखो, 7 ही मिनट का हुआ है, पता नहीं शायद कोई वीडियो मिस हुआ है क्या। इफ द फोर्थ टर्म ऑफ दिस इक्वल 7 8, इसका चौथा टर्म, इसका चौथा टर्म कैसे पकड़ेंगे, अब हमें नहीं पता ना, हम तो ऐसे पकड़ेंगे NC3, क्योंकि ऊपर नहीं पता कि टोटल टर्म कितने हैं। NC3 में दूसरे वाले टर्म में 3 आएगा, x/n में क्या आ जाएगा, -x/n में पावर 3 आ जाएगी, और पहले वाले टर्म यानी 1 में आ जाएगा n-3 है ना, n-3 पहले वाला टर्म में यही होगा, बराबर ना। ये आ जाएगा तुम्हारा कौन सा टर्म, चौथा टर्म। अब यहाँ 1 को अवॉइड इसलिए किया गया है पहले टर्म में, क्योंकि ऊपर कितनी भी पावर 1 का आंसर 1 ही होने वाला है, 1 की पावर समथिंग, इसीलिए यहाँ पे 1 को अवॉइड ही कर दिया, एक तरीके से 1 लिखा ही नहीं, यहाँ पे 1 नहीं लिखा। तो चौथा टर्म हो गया, कह रहा है ये 7/8 के बराबर इज इक्वल, हाँ फोटो इसकी ये 7/8 के बराबर है। कब, अगर x-2 कर रहे हैं माइनस, तो n इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर, कैलकुलेट n। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पर n की जगह -2 डाल दो और इज इक्वल टू 7/8 कर दो, ठीक है ना, और n निकाल लो, क्या दिक्कत है आपको, है ना। NC3 -2 ST का -2 पूरा डालो, 7 इज इक्वल 7/8। एक्सपेंशन करना, अब देखो ये इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा कॉम्बिनेशन, जो NC3 के जो भी फॉर्मूले हैं, NCN NCR के, ये आपको थोड़े सा अगर पता है अच्छी तरीके से तो आप फटाफट कर ले जाओगे। क्वाड्रेटिक में आ रहा है तो 2 आंसर आ जाएंगे। If the fourth term in expansion of this, ठीक है, ये भी वैसे ही है सेम, इसको भी कर ले जाओगे। अब मैंने बता दिया सेम वैसे ही क्वेश्चन है, दोनों आपस में एक दूसरे के भाई बहन है। पूछ रहा है फाइंड द 6th टर्म ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ दिस इफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म, फाइंड द 6th टर्म ऑफ दिस। 6 टर्म बैठेगा n, ऊपर का पता नहीं 6, तो सेकेंड वाले का तो पता ही पावर कितनी बैठ जाएगी, सेकेंड वाले में सेकेंड टर्म ये है ना, पावर 6 आ जाएगी, फर्स्ट टर्म में n-6 आ जाएगा, इसका फर्स्ट टर्म ये है, ये सेकेंड टर्म मैंने लिख दिया पावर के साथ। सो फाइंड द 6th टर्म ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ दिस इफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ द थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड इज 45, फ्रॉम द एंड इज 45। Find the system of this if the binomial coefficient of the third term from the end, third term from the end, देखो end से थर्ड जो टर्म होगा वो आ जाएगा इधर से NC2 इज इक्वल टू 45। कैसे, देखो अगर हम a प्लस बी का क्यूब ओपन करते हैं तो कैसे ओपन होता है, a का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b का क्यूब, बात समझना, ऐसे ओपन कर। अगर हम बोले कि एंड से थर्ड टर्म बताओ, एंड से थर्ड टर्म इसमें, इस वाले में अगर पावर 3 है तो एंड से थर्ड टर्म, हमें पता है कि अगर तीसरा टर्म है 3 पावर है 4 टर्म निकलेंगे, एक ज़्यादा निकलता है, ठीक है ना, एक ज़्यादा 4 टर्म निकला, और कह रहा है एंड से तीसरा टर्म बताओ। सो एंड से तीसरा टर्म यहाँ पे कैसे बैठेगा,
1 2 3 ये वाला आया ना, एंड से तीसरा टर्म, तो सी के रूप में कैसे बैठेगा? अब हमें इसे कि ऊपर की पावर नहीं पता, मेन पावर, तो एन सी। अब देखो सी के नीचे कैसे लिखोगे, एंड से थर्ड टर्म के लिए कैसे लिखोगे सी के लिए? यहाँ पर पावर क्या बैठ रही है सेकेंड टर्म में, बी के ऊपर 1 बैठ रही है, ठीक है। यानी कि थर्ड टर्म करोगे तो 3 और 1 को तुम 1 2 2 जब मार के पीछे आ रहे हो तो एक पावर माइनस हो जाएगी, तो एन सी 1 हो जाएगा। फिर अगर पावर क्या है 3 है तो एक पीछे हो जाती है, बस एक माइनस कर दी जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड देखेंगे तो थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड के लिए क्या बैठेगा, एन सी 2, मतलब एक माइनस कर दी जाएगी, इज इक्वल टू 45। अब इसको तुम सॉल्व कर लेना और एन की वैल्यू निकाल लेना इससे। ये कैसे करते हैं अब ये तुम देख लेना, ठीक है। फिर आगे बोल रहा है इफ़ द बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म, हाँ ये हो गया। फाइंड द सिक्स टर्म पता करना है हमें। अब यहाँ पे सिक्स टर्म पता करने के लिए अब एन हमें मालूम पड़ गया कितना आ गया, एन हमारा 10 आ गया है। अब फॉर्मूले में डाल लेना है, सिक्स, तुम्हें सिक्स टर्म पता करना है। सिक्स टर्म का मतलब यहाँ से चलेगा पाँचवा, ठीक है। सिक्स टर्म है ना, सिक्स टर्म मतलब एनसीआर में R5 हो जाएगा। ये सब देखो कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए आप लोगों को, ये शुरुआत में आप देख लेना, ठीक है। ये सब मालूम होना चाहिए। तो टी जो सिक्स होता है वो कैसे लिखा जाता है, R+1 ऐसे करके लिखा जाता है। सिक्स कैसे आया, R+1 से आया, मतलब 5+1 से आया, यानी R क्या हो गया 5 हो गया। ये आपका मेन चीज़ है, ठीक है ना। तो 10C R लिखे नीचे लिखते हैं, तो R में क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, समझिए। द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म, पहले 3 टर्म को इसको एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट 3 टर्म, तो NC1 प्लस NC 0 से स्टार्ट करेंगे ना, NC1 प्लस NC2, ये तीनों टर्म का जो प्लस होगा ऊपर माइनस करते हुए जाओ। NC, चलो कॉफिशेंट नहीं, टर्म का बोल रहे हैं ना, नॉट कॉफिशेंट, सब नहीं कॉफिशेंट ही बोल रहा है, सॉरी कॉफिशेंट ही है, कॉफिशेंट है। तो इनका कॉफिशेंट का सम, द सम ऑफ कॉफिशेंट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स और फंक्शन दिस इज 559, ठीक है। तो पहला कॉफिशेंट क्या निकलेगा, पावर m है, ज़ीरो प्लस MC1 प्लस MC2, ठीक है। ये कॉफिशेंट हुए और इनका जो सम है, अब देखो यहाँ पर एक दिक्कत ये आएगी क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू भी आ गई ना 3, ये यहाँ पे तुम्हें दिमाग है ना एक्टिव करना पड़ेगा। ये एक कोई भी, फिर आप डायरेक्ट नहीं ले सकते हो क्योंकि तुम्हें फिर अब ये इसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा 3 को, इसको तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अब ये चीज़ समझने वाली है, कभी भी कॉफिशेंट आ जाए, अगर x माइनस समथिंग y होता, 2 वेरिएबल होते तो टेंशन नहीं लेते, डायरेक्ट NCR से खेल कर सकते थे। लेकिन अगर कांस्टेंट आ गया तो कांस्टेंट मिक्स हो जाता कॉफिशेंट में, कॉफिशेंट में सिंप्लीफाई हो जाता। अभी मैंने काफ़ी देर एक्सप्लेन भी किया, ठीक है। तो तुम्हें फिर पूरा पूरा वो लेना पड़ेगा, पूरा टर्म को ओपन करना पड़ेगा, उस टर्म से 3 को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा C के साथ में, फिर बाद में उनका प्लस करके इज इक्वल टू 559 करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो आया है, ये समझना पड़ेगा तुम्हें।
और अगर मैंने एक्सप्लेन काफ़ी कर दिया है तो समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब तो। ये भी इजी है। इफ द फाइंड एंड इफ द रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड। बिगिनिंग और एंड का मतलब समझो, अगर फिफ्थ टर्म बिगिनिंग से तो NC4 होता है, याद रखो क्या होता है NC4। तो टर्म की बात हो रही है, कॉफिशिएंट की बात नहीं हो रही, तो पूरा टर्म लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मिस मत कर देना, ठीक है ना, ये चीज़ मिस मत करना। टर्म की बात हो रही है, कॉफिशिएंट की बात हो रही है। टर्म की बात होती है तो डायरेक्ट हम NC4 और नीचे अपॉन उधर का लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही है, पूरे पूरे टर्म की बात हो रही है, तो टर्म को पूरा ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो बिगिनिंग के लिए क्या हो जाएगा, फिफ्थ टर्म मतलब NC4। क्यों, क्योंकि NC0 से स्टार्ट होता है ना हमारा। और beginning of the fifth term from the end, for the ratio of fifth term from the beginning and fifth term from the end। फ्रॉम द एंड, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड में याद रखो, जिस तरह यहाँ से एक माइनस होता है तो उधर से भी एक माइनस हो जाता है, ये याद रखना। अगर बिगिनिंग की बात करें, बिगिनिंग में भी एक मतलब ज़ीरो से स्टार्ट होता है ना, बिगिनिंग में एक माइनस होकर होता है स्टार्ट। तो फिफ्थ टर्म का मतलब NC4 बराबर। अगर एंडिंग की बात करें, एंडिंग से फिफ्थ टर्म, तो वहाँ पर भी एक माइनस होता है, बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना। एंडिंग से, एंडिंग से फिफ्थ टर्म, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, NC4 ही हो जाएगा। एंडिंग के 7 टर्म होता तो NC6 हो जाता, ठीक है ना। तो दोनों में NC4 है, NC4 है, लेकिन बाकी तुम्हें टर्म पूरा करना है, पूरा पूरा एक्सपेंशन करना पड़ेगा ना, तो पूरा एक्सपेंशन लेना पड़ेगा, ठीक है। NC4 पहले वाले टर्म में क्या रहेगा, N-4 होगा। पहला टर्म क्या है, 4√2 है कि पावर N-4, और दूसरा टर्म है 1/4√3 की पावर 4, है ना। ऐसे स्पेंड करते हैं ना, कॉन्सेप्ट पता है तो वो आपस में दोनों को इक्वेट कर देना। अब सिंप्लीफाई करना रहेगा भाई, सिंप्लीफाई तुम सीख लेना, खुद ही समझ लेना सिंप्लीफाई। तो ये तुम्हारे बाइनोमियल के सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए।